तो इन सारफेजी I always believe the least important as far as exams are concerned will be सारफेजी, will be सारफेजी. मतलब आप समझ लो कि आपका 5 से 8 मार्क कवरेज देगा मैक्सिमम. दैट्स व्हाट आई फील रिगार्डिंग द सारफेजी पार्ट. ठीक है, तो व्हाट विल डू इज हम लोग दो चीजें करेंगे सारफेजी के अंदर. वन, अंडरस्टैंडिंग द फ्लो ऑफ सारफेजी, एंड नंबर टू, covering the relevant part of module. That's as we do. So before we do the module part, let me just give you the entire flow of the topic one more time, so that when we refer to module आपको वो सब चीज़ याद आ जाए. तो आपको हर बार ये याद रखना है कि सरफेसी पढ़ना है तो हमें ये चीज लगेगी ना. देखो यहाँ पे क्या होता है, एक होता है बोरोवर, वी नो दैट. वो बंदा एक लोन फ्रॉम अ बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. अब इस बोरोवर को हम कहते हैं क्या, ऑब्लिगर. इसे हम क्या कहते हैं, सिक्योर्ड क्रेडिटर. इसे हम क्या कहेंगे, फाइनेंशियल असिस्टेंस टेकन बाय द बोरोवर. और लोन लेने के बाद बैंक की बुक्स में वो क्या बन जाएगा, फाइनेंशियल एसेट. और अगर ऑब्लिगर ने, बोरोवर ने अपना घर गिरवी रखा है, मॉर्टगेज रखा है, तो ये आपका सिक्योर्ड एसेट माना जाएगा. तो स्टोरी ये है कि भाई बोरोवर ने लोन लिया है, इसको हम फाइनेंशियल असिस्टेंस कहते हैं, और वो चीज बन जा रही है फाइनेंशियल एसेट इन द बुक्स ऑफ बैंक, इसको हम सिक्योर क्रेडिटर कहते हैं. बोरो को यहाँ पे ऑब्लिगर कहते हैं, और अगर उसने सिक्योर लोन लिया है तो वो सिक्योर लोन को हम यहाँ पे क्या कहते हैं, सिक्योर्ड एसेट कहते हैं. ऐसा अभी तक आप बात क्लियर है? यस सर. अब इस पूरे फेज में सारफेजी क्या कहना चाह रहा है, सिक्योराइजेशन, एसेट रिकंस्ट्रक्शन एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट. सिक्योराइजेशन, एसेट रिकंस्ट्रक्शन एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट. तो सारफेजी का पहला पार्ट आता है क्या, आई टेक इट विद ब्लू. सारफेजी का पहला पार्ट कि अगर मान लीजिए बैंक के बुक्स में जो लोन खड़ा है, बैंक वो लोन को सेल करना चाहता है और बैंक उसके सामने फंड्स रेज करना चाहता है. बैंक एआरसी के थ्रू, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के थ्रू, वो पूरी फाइनेंशियल एसेट जो है ये वाली, इसको सेल कर देगा. मतलब राइट टू रिसीव मनी फ्रॉम द बोरोवर इज बीन सोल्ड बाय द बैंक टू एआरसी. अगेंस्ट दैट एआरसी गिव्स फंड्स टू द बैंक. और वो फंड जब बैंक के पास आते हैं तो बैंक क्या करता है, एडिशनल लोन्स का पोर्टफोलियो बना सकता है. मतलब ये कि एआरसी विल गेट मनी फ्रॉम, यू कैन से इन्वेस्टर्स बोलो या क्यूआईबी बोलो या म्यूचुअल फंड बोलो. एआरसी इनसे पैसा लेगा और ये पैसा इट विल गो फ्रॉम ईयर टू ईयर एंड फ्रॉम ईयर टू, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से बैंक के पास गया. बैंक क्या देगा, अपना फाइनेंशियल एसेट एआरसी को दे देगा. एआरसी उस एसेट को शेयर करेगा अमंग ऑल द इन्वेस्टर्स, 1 2 3 4. और ये जो बोरोवर है, अब ये माना जाएगा कि बोरोवर इज गोइंग टू पे द मनी वाया एआरसी टू इन्वेस्टर इंस्टेड ऑफ गिविंग टू बैंक एंड बैंक गिविंग टू एआरसी. तो बैंक को देना बंद हो जाएगा, बैंक ने वो एसेट ही, लोन ही बेच दिया है. पर अगर कल उठ के कुछ एनपीए हुआ तो एआरसी विल गेट अ राइट ओवर द एसेट सिक्योर्ड. क्या ये स्टोरी याद आ गया आपको? कैश कंफर्म? यस सर. यस सर. पार्ट में आता है हमारा स्टोरी नंबर 2, जिसके लिए यूजिंग पर्पल कलर. ये है आपका एसेट रिकंस्ट्रक्शन. एआरसी का सेकंड काम होता है एसेट को रिकंस्ट्रक्शन में हेल्प करना. जैसे कि बैंक ने बोला अरे वो पार्टी पेमेंट नहीं कर रही, क्या करने का है, अरे सर मैं संभाल लेता हूँ. तो क्या करना है, ईएमआई चेंज करने हैं, फंडिंग ऐड करना है, बिजनेस को कंट्रोल करने के लिए हमें बोर्ड में कोई सीए डाल देना है, एसेट को बेच देना है. ऐसा कोई भी काम
जो आपको आपके पैसे वसूल करने में हेल्प करे, जो बैंक को अपने पैसे वसूल करने में हेल्प करे, वो काम कौन करेगा? वो काम एआरसी करेगा, जो हम क्या कहेंगे? एसेट रिकंस्ट्रक्शन कहेंगे। तो पार्ट नंबर 2 इज रिगार्डिंग एसेट रिकंस्ट्रक्शन, जहां पे एआरसी आपको हेल्प करता है फॉर रिकंस्ट्रक्टिंग ऑफ द एंटायर एसेट इन टर्म्स ऑफ restructuring the EMI, restructuring the loans, etc. etc. ये दूसरा हुआ। तीसरा पार्ट को हम यहाँ पे कहते हैं क्या? एक मिनट, एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट, एआरसी का तीसरा पार्ट। अब एआरसी कहता है कि अगर मान लीजिए पेमेंट बोरोवर नहीं कर पाता है, डिफॉल्ट कर देता है, तो इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द कोर्ट टू गेट द अप्रूवल एंड ऑल दैट, एआरसी को क्या पावर है पता है? कि वो बैंक या एआरसी डायरेक्टली बोरोवर का प्रॉपर्टी अटैच कर देगा और उसे क्या कर देगा? उसे सेल ऑफ करके अपने पैसे वसूल कर लेगा। ऐसा करने के लिए हम उसको ईएसआई कहते हैं, और उसके लिए एनपीए होना जरूरी है। एनपीए मतलब डिफॉल्ट होना जरूरी है। डिफॉल्ट के बाद 90 दिन तक अगर पेमेंट नहीं आता है, तब जाके वो एनपीए डिक्लेयर होता है। एनपीए के बाद एआरसी की नोटिस अंडर एसी, और उसके बाद वो अपने एसेट को बेच सकता है। मतलब ये सिर्फ सीक्रेट एसेट्स की बात की गई है यहाँ पे रिगार्डिंग इट। और इस कहानी, दिस इज ऑल अबाउट योर एंटायर पार्ट रिगार्डिंग व्हाट? ये ग्रीन इज एसी, ये आपका एसेट रिकंस्ट्रक्शन है, और ये आपका सिक्योराइजेशन है। दिस इज अ समरी टू द एंटायर पार्ट। आर वी क्लियर विद दिस एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Let me start the session now. I hope we have given the glimpse to the entire part, right? तो अभी शुरू करते हैं। तो आपका मॉड्यूल मेरे हिसाब से वापस एक, मेरे साथ तो ये आपका 40 मिनट्स में हो जाएगा, और अगर आप साथ में करोगे और 40 मिनट आगे 1 घंटा और डाल दोगे, आपका सार्फेजी पूरा एक बार आपके साइड से भी खत्म हो जाएगा। आइए शुरू करते हैं सार्फेजी। नाउ सार्फेजी का शुरुआत, एक मिनट ये यार, एक सेकंड, ठीक है। Sarfazi starts up with definitions, and the first definition which we are focusing on will be asset reconstruction. Asset reconstruction के अंदर आपको दो चीजों को अंडरलाइन करना है, वो क्या है? तो एसेट रिकंस्ट्रक्शन का पहला पार्ट आता है, मेरा ये हाइलाइटर यूज अच्छे से नहीं होता इंस्टीट्यूट के पीडीएफ पे, एक के फॉर द पर्पस ऑफ रियलाइजेशन ऑफ सच फाइनेंशियल असिस्टेंस। मतलब पहला पार्ट है कि फाइनेंशियल असिस्टेंस, जो लोन दिया गया उसको रियलाइज रिसीव करने में आपको एआरसी हेल्प करता है। उसको हम क्या कहते हैं? एसेट रिकंस्ट्रक्शन। मतलब होगा क्या कि एआरसी इज गोइंग टू हेल्प अस फॉर एसेट रिकंस्ट्रक्शन, दैट इज कि एसेट को बेचने का काम बैंक खुद नहीं करेगा, बैंक उसे दे देता है एआरसी को, और एआरसी क्या करेगा? उस फंड को रियलाइज करके बैंक के हाथ में दे देगा, या बैंक को लमसम पैसा देके बाकी का पैसा अपने पास रख लेगा। तो ये हो गया एसेट रिकंस्ट्रक्शन, दैट इज बेसिकली ट्राइंग टू फाइंड आउट द बेस्ट वे टू गेट द लोन बैक, ट्राइंग टू फाइंड आउट द बेस्ट वे टू गेट अ रियलाइजेशन बैक, इट्स कॉल्ड एसेट रिकंस्ट्रक्शन। बट ये एसेट रिकंस्ट्रक्शन करेगा कौन? इट इज बीन डन बाय एन एआरसी। उसके दो काम है, पता है क्या सृष्टि? नंबर 1, carrying on business of asset reconstruction, number 2 Securitization. तो ये दो काम एसेट रिकंस्ट्रक्शन और सिक्योरिटी के काम है। मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, एसेट रिकंस्ट्रक्शन और सिक्योरिटाइजेशन। एनीवेज, ये आपका पहला पार्ट खत्म होता है। डिफॉल्ट का रेफरेंस इज नथिंग बट समथिंग व्हिच इज एनपीए और नॉन पेमेंट।
ड्यू 90 डेज। तो आपको डिफॉल्ट इज बेसिक नथिंग बट जहाँ पे आपका एनपीए हुआ है एज पर बैंकिंग लॉ, तो आपको यहाँ पे डिफॉल्ट कहा जाता है। असिस्टेंस इज नथिंग बट काइंड ऑफ अ लोन। तो आपको इतना याद रखने में भी काफी हो जाएगा कि असिस्टेंस मतलब लोन। एसेट मतलब मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया। एसेट का मतलब एक सिंपलेस्ट लाइन में क्या होता है, बैंक के बुक्स में वो एसेट कहा जाएगा। डू यू एग्री? एसेट कहा जाएगा बैंक के बुक्स में। गाइस गाइस गाइस, यस। Yes, sir. ऑब्लिगर मतलब अपने अपने लेवल पे क्या है? ऑब्लिगर मतलब Bank. बैंक। एसो क्या मैडम? Borrower. Borrower हुआ. Borrower, sir. बरोबर। और Sorry. ओरिजिनेटर मतलब कौन? ये आपका बैंक। Yes, sir. ठीक है, तो ये आपकी उस बेसिस की कहानी थी। यहाँ पे आया मीनिंग ऑफ द वर्ड अंडरलाइनिंग दिस, securitization. It means the acquisition of an FA by ARC from the originator or its bank, whether by issuing funds through qualified buyers representing the interest in such financial asset or otherwise. एकदम क्लियर शुद्ध भाषा में हमने समझ लिया ये पार्ट को। सिक्योराइजेशन में होता क्या है, बैंक ओरिजिनेटर है, वो बेच देता है अपना एसेट एआरसी को, और एसेट बेचने के बाद द राइट इज ऑफ विद द क्यूआईबीज, जिसको राइट मिल जाता है, और सामने वो क्या इशू कर देता है, रिसीट इशू कर देता है फॉर द शेयर टू इट। ये हमने ऑलरेडी सिक्योराइजेशन का रेफरेंस लिया हुआ है। तो इसी के साथ ये सब कवर्ड है। गोइंग एक चीज मैंने मिस की है, सॉरी। स्पॉन्सर, अंडरलाइन दिस वर्ड हमने पहले अंडरलाइन नहीं किया होगा। स्पॉन्सर मतलब इसके पास नॉट लेस देन 10% पेड ऑफ कैपिटल है एआरसी का। नॉर्मली बैंक ही एआरसी बनाती है, एसबीआई का खुद का एआरसी है, आईसीआईसी एचडीएफसी का एआरसी है, तो वो ही क्या हो गया, स्पॉन्सर है। आईसीआईसीआई बैंक स्पॉन्सर ऑफ आईसीआईसीआई एआरसी, एचडीएफसी स्पॉन्सर ऑफ एचडीएफसी एआरसी। चलो अब आता है रेगुलेशन ऑफ सिक्योराइजेशन एंड एसेट रिकंस्ट्रक्शन। अभी यहाँ से शुरू होता है कॉन्सेप्चुअल बेस खत्म, यहाँ से थ्योरी शुरू होती है। तो पहला ग्लांस क्या है इसका, तो पहला ग्लांस यहाँ से हम लोग यहाँ से नहीं करते, यहाँ से कवर करते हैं। ये समरी था, अपन को जाना है अपने नोट से। तो पहला पार्ट है कि अगर किस बंदे को एआरसी ओपन करनी है, उसके पास नेट ओन फंड्स होना चाहिए, और नेट ओन फंड्स की गाइडलाइंस जो इन्होंने बोली है, नॉट लेस देन 2 करोड़, और एस पे भी स्पेसिफाइड जो 100 करोड़ है, but it's basically what you have to underline this stuff here, that is not less than 1 करोड़ और समथिंग। यहाँ पे एक्ट का पार्ट दे तो 2 करोड़ बोला है। नाउ जैसे ये पहला पार्ट कवर होता है, आपको रजिस्ट्रेशन करना है, एप्लीकेशन टू आरबीआई फॉर गेटिंग दिस डन, फाइलिंग एप्लीकेशन। कमेंट्स में आप कर सकते हो बिजनेस का, जब आपको सर्टिफिकेट मिल जाए तब से। अंडरलाइनिंग दिस स्टफ यू कैन गेट कमेंट्स विद 6 months ऑन द डेट ऑफ ग्रांटिंग सर्टिफिकेट। ठीक है सर। कंडीशंस टू बी फुलफिल्ड बाय अप्लाइंग, तो एक तो आपका लास्ट 3 years में लॉस नहीं होना चाहिए, आपने अरेंजमेंट्स किए कि आप टाइम पे पेमेंट करते जाओगे, टाइम पे लोन लेते रहोगे, सब कुछ ठीक ठाक चलेगा, हमारा कोई पैसा डूबेगा नहीं, ये सब प्रोमिस करने हैं। हमारे पास अच्छे प्रोफेशनल्स है जो इसको काम को ठीक से कर देते हैं, हमारे कोई डायरेक्टर्स कोई कन्विक्टेड नहीं है, इज अ प्रूवन प्रॉपर पर्सन। ये सब कंडीशंस है जो आपके लिए पहला अच्छा क्वेश्चन बन जाता है कि एआरसी को लाइसेंस लेने के लिए क्या क्या फुलफिलमेंट करना चाहिए, ये आपको याद रखना चाहिए, इज इंपॉर्टेंट पार्ट। ये सब होने के बाद आरबीआई सेटिस्फाई हो जाएगा, तो आरबीआई क्या करेगा, लाइसेंस दे देगा, और ये 3 ऊपर वाले जो सेक्शंस के कंडीशंस थे वो फुलफिल हुए, आरबीआई ने लाइसेंस दे दिया, खत्म। अगर फुलफिल नहीं हो तो आरबीआई लाइसेंस रिजेक्ट कर देगा। ये हो गया। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है ये वाला, वेरी इंपॉर्टेंट, सब्सटेंशियल चेंज इन मैनेजमेंट। तो अगर आपका मैनेजमेंट सब्सटेंशियली चेंज हो रहा है, मतलब क्या कि अगर आपके, सुनो ध्यान से, substantial change in management means transfer of shares or changing affecting the sponsorship of in the company by way of transfer of shares or amalgamation or transfer of business in the company। देखो affecting sponsorship लिखा है, substantial change means affecting sponsorship, तो underlying that word affecting sponsorship। और office sponsorship मतलब क्या पता है सृष्टि, जब आपके 10% ऑफ मोर ऑफ शेयर होल्डर है जो चेंज हो रहा है, पहले सृष्टि मेहता था, अब कोई और है, तो हमने क्या बोलेंगे, हमारा स्पॉन्सर चेंज हुआ है, मतलब हमारे अंदर क्या हुआ, सब्सटेंशियल चेंज हुआ। हेलो, Yes, sir. उसके अलावा इट ऑल्सो इंक्लूड्स, मतलब क्या,
Substantial change also includes when you are changing a director, MD, CEO, location of office, you are changing the name. Very important for examination. Substantial change का reference कैसे create होगा? कंपनी का शेयर होल्डर जिसके पास 10% ज्यादा शेयर्स थे वो चेंज हो गया, हम कहेंगे सब्सटेंशियल चेंज आ गया. नंबर 2, कंपनी का एमडी चेंज हुआ है, सीईओ चेंज हुआ है, लोकेशन चेंज हुआ है, चेंज इन नेम हुआ है, या फिर डायरेक्टर्स अपॉइंट हुए हैं, तो फिर भी सब्सटेंशियल में आ जाएगा. और व्हाट इज द कंडीशन कि आपको आरबीआई का अप्रूवल लेना पड़ेगा फॉर सब्सटेंशियल चेंज इन मैनेजमेंट. हेलो, अभी क्लियर विद इट? Yes, sir. Yes, sir. वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन. ये हो गया. अब फ्लो चार्ट, इनकॉर्पोरेशन, ये सब अपने अभी देख लिया, वही उसका चीज फ्लो चार्ट में इन्होंने दिया है. अब कौन से केसेस में कैंसिल होगा? तो अगर आपने धंधा बंद कर दिया है, आपने कोई आप यू डोंट हैव एनी इन्वेस्टमेंट्स लेफ्ट ऑफ क्यूआईबी एज पर द कंडीशंस ग्रांटेड टू इट, ठीक है, या फिर कंप्लाइंग विद डायरेक्शंस ऑफ आरबीआई, fill maintain accounts of RBI, submit the inspection books of accounts to RBI, obtain approval RBI under section 36 जो हमने कहा अप्रूवल लेना पड़ेगा. ऐसा कुछ भी आपने किया तो आपका लाइसेंस छीन लिया जाएगा. आपको सिर्फ याद क्या रखना है कि यहाँ पे दिया गया है ग्राउंड्स फॉर कैंसलिंग द लाइसेंस. लेकिन कैंसिल करने से पहले आपको क्या देना चाहिए? अपॉर्चुनिटी देना चाहिए. लेकिन अपॉर्चुनिटी कब नहीं दोगे? तो उन्होंने लिखा यहाँ पे कि अपॉर्चुनिटी हर तब नहीं दिया जाएगा जब आपको अपॉर्चुनिटी देने से क्या हो जाएगा? इट विल बी प्रेजुडिशियल टू पब्लिक इंटरेस्ट. इट विल बी प्रेजुडिशियल टू पब्लिक इंटरेस्ट मतलब अगर पब्लिक इंटरेस्ट से प्रेजुडिशियल होगा तो अपॉर्चुनिटी भी हर देने से पहले भी आप लाइसेंस को छीन सकते हो. दैट्स समथिंग व्हाट यू कैन रिमेंबर इफ दे आर आस्किंग अस इन द क्वेश्चन कि अगर आपने कैंसिल किया नहीं, अपॉर्चुनिटी नहीं दिया तो आप नॉर्मली रिवोक नहीं कर सकते, बट अगर आपको लगता है कि देश के हित में है तो वो कर सकते हैं. जिसको भी प्रॉब्लम हुआ है कैंसलेशन पे वो अपील कर सकते हैं विद 30 days फ्रॉम द डेट ऑन व्हिच कैंसलेशन इज बीन मेड. डीम एआरसी अंटिल इट रिपेयर्स द इंटायर इन्वेस्टमेंट. अगर आपने डीम एआरसी अंटिल इट रिपेयर्स इंटायर इन्वेस्टमेंट, अगर आपको ये टर्म से समझ में नहीं आ रहा है तो आपको लिखना चाहिए. डीम एआरसी अंटिल इट रिपेयर्स इस इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है जब तक एआरसी अपना पूरा धंधा खत्म ना कर दे तब तक भले ही उसका लाइसेंस रिवोक हो चुका है वो अपना धंधा कंटिन्यू कर सकता है फॉर कंप्लीटिंग इनकम्प्लीट बिजनेस. मतलब रिवोक होने के बाद भी आप एआरसी माने जाओगे फॉर कंप्लीटिंग इनकम्प्लीट बिजनेस. दैट इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर फर्दर. आगे जाते हैं हम लोग अभी. एक्विजिशन ऑफ राइट्स और इंटरेस्ट इन फाइनेंशियल एसेट. तो लॉ कहता है एक्विजिशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स बाय एआरसी में कि जैसे ही एआरसी कोई एसेट को एक्वायर करता है, इट में इशू डिबेंचर्स और बॉन्ड एज सिक्योरिटी फॉर गेटिंग दैट एसेट इन देयर नेम. इट में एंटर एग्रीमेंट विद द बैंक एफआई फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसफर ऑफ फाइनेंशियल एसेट. मतलब देयर आर टू वेज टू एक्वायर इट, बाय एंटरिंग एग्रीमेंट या बाय एंटरिंग इनटू डैश. एग्रीमेंट मतलब क्या पता है सृष्टि कि हम आपका ये प्रॉपर्टी लेंगे, इसको बेच के जो पैसा आएगा उसमें आपको 5% काट के आपको वापस कर देंगे. हेलो. Yes. या फिर वी आर गोइंग टू सेल इट टू इन्वेस्टर्स जो उसके बेसिस पे हम आपको इसके सामने इशू विल इशू दिस टू इन्वेस्टर, दे विल गिव अस द फंड्स एंड विल गिव द फंड्स बैक टू. इसको हम सिक्योरिटाइजेशन कह सकते हैं. तो एआरसी क्यों खरीदता है? ये या तो बेचने के लिए या तो सेल ऑफ करने के एसेट, या फिर किस लिए देता है? टू गेट इन्वेस्टमेंट फ्रॉम होम क्यूआईबी. डू यू एग्री? हमने इसलिए जो पहला पार्ट में कवर कर लिया था. डू यू एग्री गाइस? Yes, sir. तुम लोगों को मैंने वो चार्ट में दिखा है ना. एक मिनट रुको, लोगों को पॉज करना पड़ेगा, सॉरी. यहाँ पे आता हूँ. एआरसी जब खरीदता है एसेट को तो या तो वो एसेट रिकंस्ट्रक्शन में बेचने के लिए खरीदता है, या तो वो एसेट को क्यों खरीद रहा है कि भाई तेरा एसेट जो है ना उसके पैसे में इनसे लेके तुमको दे दूंगा. तो इनको रिसीट इशू करेगा इनको, और रिसीट के पैसे जो आएंगे उसे उनको दे देगा और ये लोग नए लोन देंगे. या फिर बैंक कहता है मेरे को ये एसेट है ना, ये मालिया बाग है, उसका बंगला है, वो बेचना है किंगफिशर. तो ये क्या करेगा? वो बंगला अग्रीमेंट बनाएगा, बंगले का ऑप्शन करवाएगा और पैसा जो आएगा उसमें 2% काट के वापस कर देगा. डू यू एग्री? Yes, sir. वो काम एआरसी कर सकता है, ऐसा ही कहना चाह रहा है अभी. सर बट ये चीज डायरेक्ट बैंक भी कर सकता है ना? डेफिनेटली कर सकता है, लेकिन बैंक क्या करता है? अपनी कंपनी बना देता है, वो ये काम करती है. ओके. तो ये बैंक ही उसका ओनर है एक्चुअली. तो स्पॉन्सर है. स्पॉन्सर वो कौन है?
हाँ बैंक ही होगा। बैंक ही स्पॉन्सर होता है, क्योंकि बैंक क्या करता है ना, मीट छोटी छोटी बैंक से छोटी छोटी बैंक होती है ना, कोऑपरेटिव बैंक, सरस्वत बैंक, ये सब है ना, हाँ हाँ एआरसी नहीं होता। हाँ बैंक हाँ क्या करता है ना, उनको धंधा करके देता है कि तेरा एआरसी में बराबर है। बड़ी यस बैंक को कस्टमर मिल जाते हैं, वो है बैंक्स, जिनको खुद ये काम करना, यू हैव टू क्रिएट अ न्यू डिपार्टमेंट मीट टू डू दिस एक्टिविटी। यस यस सर। कोई बैंक क्या करता है, ये डिपार्टमेंट में धंधे में उनको परवड़ता नहीं है छोटे छोटे बैंक को, तो वो हाँ किसको प्रोसेस कर देते हैं वो पूरा काम, बड़ी बैंक को आउटसोर्स कर। एआरसी को कर। और एआरसी बड़ी बड़ी बैंक क्या करती है, बड़ी बड़ी बैंक खुद का एक बैंक बना सकती है, खुद का एक एआरसी बना देती है, उतना धंधा उनके पास होता है। यस सर समझा। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट, एग्जाम्पशन टू स्टैम्प ड्यूटी। तो लोग क्या कह रहा है यहाँ पे कि अगर आपने कोई प्रकार का ट्रांसफर किया फ्रॉम होम टू होम, बैंक टू एआरसी, तो उस पर क्या स्टैम्प ड्यूटी लगेगा? आंसर इज नो, एग्जेम्प्टेड। लेकिन किस लिए पता है सृष्टि? ओनली फॉर एसेट रिकंस्ट्रक्शन या सिक्योराइजेशन। अगर आप दे रहे हो अपने एसेट किसको? एआरसी को, तो आपको क्या नहीं लगेगा उस एसेट के ऊपर? स्टैम्प ड्यूटी लगेगा नहीं। अगर आपने अपने ऑफिस के लिए खरीदा है तो आपको स्टैम्प ड्यूटी लगेगा। Yes. इंपॉर्टेंट है, ट्रांसफर इंपॉर्टेंट नहीं है। एआरसी shall be deemed to be the lender of the acquisition of FA from bank। आपको सबसे समझ में आ जाएगा कि जैसे एआरसी ने खरीद लिया, जैसे ही एआरसी ने खरीद लिया, मतलब हम ये मानेंगे कि बैंक ने लोन नहीं दिया था बोरोवर को। किसने लोन दिया था बोरोवर को? एआरसी ने दिया, ये माना जाएगा। डू यू एग्री? जो अग्रीमेंट बैंक और एआरसी के बीच में, बैंक और बोरोवर के बीच में, वो किसके बीच में हो जाएंगे? अभी एआरसी और बोरोवर के बीच में माने जाएंगे। और द राइट्स are vested to ARC. ARC acquires full rights after acquisition of financial asset by whatever name, कुछ भी रहा वो सब किसके नाम पे हो गया? जो तुम्हारा है वो मेरा है, जो तुम्हारा है मतलब किसका? बैंक का। अभी वो किसका है? ARC का। Acquisition of FA by ARC during pendency of suit। तो अगर कोई सूट बूट पेंडिंग है तो वो कंटिन्यू किसके सामने होगा? सूट दस, यहाँ पे देखो, सच सूट अपील और अदर प्रोसीडिंग में भी कंटिन्यू अगेंस्ट होम ARC के अगेंस्ट कंटिन्यू हो जाएगा। सब्स्टिट्यूशन ऑफ नेम ऑफ एआरसी इन द सूट, तो आपके ऑटोमेटिक ऐसा होने पे बैंक और कोर्ट में, डीआरटी कोर्ट में एआरसी का नाम आ जाएगा, बैंक का नाम निकल जाएगा। डू यू एग्री? Yes, sir. और अगर आपका केस पेंडिंग है टू वन और मोर डीआरटी, मुंबई डीआरटी में चालू है, अहमदाबाद डीआरटी में चालू है, तो आप अपील कर सकते हो डीआरटी किसको? डीआरटी को, कि भाई ये बैंक का मैटर जो है वो 3-4 जगह चालू है, काम करो ना, इसको एक जगह पे ले लो। तो who will do that? DRT will transfer to any one DRT, अहमदाबाद, मुंबई, कलकत्ता, whatever। और जैसे ही वो एनीवन में आएगा तो वो डीआरटी जो ऑर्डर पास करेगा ना, वो डीआरटी जो ऑर्डर पास करेगा इज बाइंडिंग ऑन ऑल डीआरटीज एंड देन they will conduct the पूरा का पूरा hearings and final conclusion shall be binding to all in terms of recovery certificate etc issue। मतलब अगर मल्टीपल डीआरटी में मैटर चालू है तो डीआरटी के कहने पे वो मैटर एक जगह पे आ जाएगा, एक जगह आने के बाद सबको फॉलो करना पड़ेगा, उसने जो ऑर्डर पास किया वो सब डीआरटी ने माना, पास किया, ऐसा माना जाएगा। अभी क्लियर विद दिस? Yes, sir. Notice of to obligor and discharge of obligation and of such obligor। Notice to obligor by bank or FI। ये कहना चाह रहा है नोटिस टू ऑब्लिगर मतलब बोरोवर बाय हूं? बैंक। क्या नोटिस देगा? अब हम नहीं रहे, बैंक कह रहा है अब हम नहीं रहे, मतलब अब हमारे बदले तुम्हारा पैसा किसका हो चुका है? एआरसी का। अब आप हमें पेमेंट, मतलब किसको करो पेमेंट? एआरसी को। अगर आपने पेमेंट नहीं करा, आपके ऊपर केस कौन करेगा? एआरसी। आपका घर कौन ले लेगा? एआरसी। ये कौन कह रहा है किसको? बैंक कह रहा है ऑब्लिगर, और बैंक कह रहा है टू ऑब्लिगर। डू यू एग्री? उसके हेलो हेलो, अभी क्लियर विद दैट कॉन्सेप्ट? Yes, sir. ऑब्लिगर टू मेक पेमेंट टू एआरसी। अभी से कौन पेमेंट किसको करेगा? अभी से बोरोवर जो पहले बैंक को पेमेंट करता, अभी से कौन किसको करेगा? एआरसी को करेगा। लेकिन अगर बाई चांस बैंक ऑब्लिगर भूल जाता है, गलती कर देता है और आरटीजीएस जैसे होता था उस हिसाब से बैंक में हो गया, तो उसको हम क्या बोलेंगे? बैंक में एक्ट एज व्हाट? बैंक को यहाँ पे ट्रस्टी माना जाएगा। बोलो हाँ या ना? Yes, sir. बैंक को पैसा किसको देना पड़ेगा वापस? टू एआरसी। डू यू एग्री? हेलो हेलो हेलो। Yes, sir. ये हो गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे ही आप बैंक ने एआरसी को रखा, अंडरस्टैंड दिस दिल से, जैसे ही बैंक ने एआरसी को रखा, एआरसी बैंक क्या बोलेगा? ए ऑब्लिगर, अभी ये लोन एआरसी का हो चुका है, तो प्लीज पेमेंट मुझे मत कर, एआरसी को कर। और गलती से तूने मुझे कर भी दिया तो मेरा माना जाएगा नहीं, मेरा मैं ट्रस्टी हूँ एआरसी के लिए। डू यू एग्री? Yes, sir. Yes. ये कहानी खत्म।
अब आपके पास क्या मौका है, ARC कैन हैव राइट टू इशू सिक्योरिटी रिसीट्स, तो विदाउट of impacting SEBI's SCARA Companies Act कि उसमें रूल्स लिखे होंगे हाउ डू यू इशू रिसीट्स, वो इशू कर सकता है रिसीट्स को to whom are they is issuing receipts, to whom, investors. Do you agree? जो पैसा डालेगा, do you agree? हेलो, Yes. Yes, sir. इशू कर रहा है रिसीट, किसको इशू कर रहा है रिसीट, कैन यू चेक दिस ग्राफ, ये इन्वेस्टर्स है जिनको डालना है पैसा, बराबर, इन्वेस्टर्स विल गिव मनी टू ARC, ARC विल इशू सिक्योरिटीज टू इन्वेस्ट, डू यू एग्री? Yes. Yes. Sir. तो यही पार्ट यहाँ पे लिखा गया है स्टोरी का पार्ट कि ARC विल एक्चुअली हैव अ राइट टू इशू इट। उससे क्या होगा बेटा, उसे फंड रेजिंग होगा, और वो फंड रेजिंग जो होगा वो अलग अलग कैटेगरीज में हो सकता है। अलग अलग कैटेगरीज में होगा, उसका मतलब क्या होता है कि अलग अलग लोन्स, अलग अलग लोन्स का मतलब सर क्या, अलग अलग लोन्स मतलब ये कि एक बड़ा सा हाउसिंग लोन पोर्टफोलियो, ICICI बैंक का हाउसिंग पोर्टफोलियो था 1 लाख करोड़ का, ये प्रोडक्ट ARC के पास आया, उसमें हाउसिंग लोन 9% वाले भी थे, 10 वाले भी थे, 6% वाले भी थे, डिपेंडिंग अपॉन द रिस्क क्राइटेरिया। डू यू एग्री? तो ARC ने Yes. क्या किया, अलग अलग कैटेगरीज बनाए, स्कीम 1, स्कीम 2, स्कीम 3, स्कीम 4, इन्वेस्टर्स के रिस्क एपिटाइट के हिसाब से। तो अभी ARC विल मेंटेन अकाउंट्स ऑफ होम 9 अलग अकाउंट बनाएगा इन्वेस्टर्स के लिए, 10 का वाले का अलग, 12 का अलग, 13 का अलग, समझ में आ रहा है? Yes, sir. डिपॉजिट्स दिए जाएंगे। और एसेट अक्वायर्ड बाय ARC वो किसके लिए, अब ARC ने जो अक्वायर किया एसेट वो किसके बिहाफ पे किया गया, इन्वेस्टर के बिहाफ पे। डू यू एग्री? तो ही इज होल्डिंग इन ट्रस्ट ऑन द बिहाफ ऑफ होम, द QIB जिन्होंने इन्वेस्ट किया। उसके बाद ये कहता है अगर QIB बोले अरे सर लोचा हो गया, क्या हुआ, पैसा नहीं आ रहा है, अच्छा तो लफड़ा क्या है सर, बोरोवर ने डिफॉल्ट कर दिया है, बोरोवर पैसा दे नहीं पा रहे, बोरोवर के लफड़े हुए, तो सर ARC अपनी मीटिंग, QIB मीटिंग बुलवाएगा, और वहां पे जिनके पास हर प्रोजेक्ट के नॉट लेस देन 75% ऑफ वैल्यू ऑफ रिसीट्स हो, वो क्या कर सकता है, वो अपने डिसीजन ले सकता है कि अपने को उसका घर बेच दो, बंगला बेच दो, जमीन बेच दो, जो भी देना है 75% ऑफ वैल्यू के हिसाब से होगा। दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, इंपॉर्टेंट पार्ट। चेंजेस करना है, पैसा नहीं आ रहा है, ARC की मीटिंग होगी, जिनके पास टोटल QIB की मीटिंग होगी, जिनके पास वैल्यू सिक्योरिटी वैल्यू होगा वो लोग अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं। आर यू क्लियर विद दिस? Yes, sir. लास्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आता है एग्जाम्पशन फ्रॉम रजिस्ट्रेशन ऑफ सिक्योरिटी रिसीट्स। सर सृष्टि मेहता, व्हेन यू बाय अ प्रॉपर्टी यू रजिस्टर, डू यू एग्री विद रजिस्ट्रार? यहाँ पे लॉ कहना चाह रहा है कि अगर, यहाँ पे लॉ कहना चाह रहा है कि अगर बैंक बेचता है एसेट ARC को, तो क्या ARC को रजिस्टर करना पड़ेगा? आंसर इज नो। डू यू एग्री? Yes, sir. एग्जाम्पशन के आपको वो रजिस्टर करना पड़ेगा नहीं, ये कुछ काम का नहीं आपके लिए। इन्होंने यहाँ पे क्या यूज किया है, यहाँ पे सिर्फ याद रखो कि इन्होंने यहाँ पे सेक्शन 17 कौन से चीजों पर रजिस्टर करना जरूरी है, इसको भी चाहे रजिस्ट्रेशन वो यहाँ पे रेफर किया गया और कुछ नहीं। एक सेकेंड ना, बैठा लेक्चर में जो एक वाला सुन, ठीक है अरे करूँ तो मूविंग फर्दर, मेजर्स ऑफ ARC। मैंने ये चीज आपको वापस, ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट रहेगी वापस कि ARC क्या करेगा, बिजनेस को मैनेज कर सकता है। अगर टेक ओवर हो चुका है धंधा, बिजनेस के एसेट्स को या पार्ट को बेच सकता है ऑफ द बोरोवर, पेमेंट को रिस्केड्यूल कर सकता है, एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी जब्त कर सकता है एसेट्स को, सेटलमेंट के लिए बातें कर सकता है, एसेट को पजेस कर सकता है, या डेट को इक्विटी में कन्वर्ट करवा सकता है। ये सब क्या है बेटा, ये सब एसेट विकसन कंपनी के काम है। डू यू एग्री? हेलो, Yes, sir. इसका मीनिंग क्या था, क्या है रिंकल? तो ARC का एसेट विकसन का मीनिंग पता है, डिफरेंस में क्या लिखा था अपन ने कि एनीथिंग व्हिच इज बीन डन टू रियलाइज द डेट। डू यू एग्री? Yes. ये सब आप कर सकते हो, मैनेजमेंट अपने आप अपने पास ले लो, एसेट को लीज पे सेल और लीज कर दो, पेमेंट को रिस्केड्यूल कर दो, EMI कम कर दो, ESI कर दो,
ड्यूज को सेटल कर दो, ये सब आप काम कर सकते हो। अभी क्लियर विद इट बेटा? वेरी इंपॉर्टेंट बात ये जो गया वो आरबीआई डिटरमाइन व्हाट, सबसे सिंपल चीज है, आरबीआई विल हैव पावर डिटरमाइन पॉलिसीज, आरबीआई की गाइडेंस को एआरसी को फॉलो करना पड़ेगा, दैट्स इट। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ एआरसी अदर देन दैट? तो बोला एआरसी मैनेजर बन सकता है, रिसीवर बन सकता है, लिक्विडेटर बन सकता है टू मैनेज द एसेट टिल द टाइम इट हैज बीन सोल्ड और टेकन ओवर। अगर एआरसी कोई और धंधा करना चाहता है, दोस्तों लगा ये काम की चीज है करनी चाहिए मुझे, तो एआरसी कोई और धंधा करना चाहता है तो एआरसी को बिजनेस आरबीआई का अप्रूवल लेना पड़ेगा, अदर देन एज ए रिकंस्ट्रक्शन और नॉर्मली तो कर ही नहीं सकता। बट इन्होंने बोला अगर कुछ कर रहे हो तो आपको क्या करना चाहिए, आपको अप्रूवल लेना चाहिए किसका, आरबीआई का, उसके पहले आप आपका पता भी नहीं हिला सकते। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कमिंग अप नेक्स्ट, रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स। ये कहना चाह रहे हैं हमें कि एनी डिस्प्यूट शैल बी सेटल्ड बाय डैश एस आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन, मतलब ये कानून के हिसाब से होगा। आप बोलो कोर्ट में जाना ये सब ठीक है, पर आपका मैटर आर्बिट्रेशन में जाएगा, उसके लॉस के हिसाब से ही आपका मैटर सॉल्व होगा। दैट इज डीम्ड। अब यहाँ पे आता है सबसे सिंपल बात, नॉट इम्पोर्टेंट एट ऑल। एक मिनट सॉरी। तो पावर ऑफ आरबीआई टू डिपेंड पॉलिसीज का पहला पार्ट है कि आरबीआई के पास पावर है क्या करने का, पब्लिक इंटरेस्ट में कौन सा लोन कौन देगा, कितना देगा, इनकम बेसिस एवरीथिंग विल बी टेकन केयर बाय पॉलिसीज का डिसीजन कौन लेगा, आरबीआई लेगा। आरबीआई डिसीजन टू एआरसी इन जनरल एंड पब्लिक क्लास ऑफ एआरसी, तो डायरेक्शंस भी कौन से एसेट्स वैल्यू के हिसाब से मार्जिन कितना होना चाहिए, फीस क्या चार्ज करनी चाहिए, इस कौन से कितने लेवल के इन्वेस्टर को इश्यू करनी चाहिए, रिटेल इन्वेस्टर्स को करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, सब कौन देखता है। इफ यू रिमेंबर अभी तक रिटेल इन्वेस्टर्स को अलाउड नहीं था टू इन्वेस्ट इन योर एआरसी बेस्ड बिजनेसेस, तो अभी धीरे धीरे द नॉर्म्स आर चेंजिंग, बट अभी तक के पार्ट पे अगर हमें इन्वेस्ट करना हो तो हम इन्वेस्ट नहीं कर पाते थे। Power of RBI to call for statements and information, so they can have a power for that. Power to conduct audits and inspections, आप audit करवा सकते हो, inspection करवा सकते हो, right? And ARC has to help RBI regarding doing that. RBI चाहे तो चेयरमैन को रिमूव कर सकता है और डायरेक्टर को ARC के रिमूव कर सकता है, and also अपॉइंट एडिशनल, अंडरलाइन दिस, स्टार मार्क कर लो। RBI को पावर है इंस्पेक्शन इंक्वायरी करने पे, अगर उसको लगता है कि अगर बिजनेस डालर इन द डेटरमिनेट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, मतलब एआरसी का धंधा गलत चल रहा है, पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है, तो रिमूव चेयरमैन कर सकता है या ऑफिसर को रिमूव कर सकता है। ड्यूटी ऑफ डायरेक्टर ऑफिसर टू हेल्प इन ऑडिट इंस्पेक्शन, ये ठीक है, एक बड़ी बात नहीं थी। इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या मिला हम लोगों को, वो इंपॉर्टेंट है ये कि आरबीआई इज हैविंग अ पावर टू डू ऑडिट, आरबीआई को असिस्ट करना है एआरसी को, अगर कुछ लफड़ा मिला तो उसको रिमूव भी कर सकता है और किसी को ऐड भी कर सकता है। गाइस आर वी क्लियर विद दिस? Yes, sir. अब हम पहुंच चुके हैं हमारे एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट चैप्टर के ऊपर। पहले फेज में उन्होंने हमें क्या दिया है, वापस एक ग्लांस दिया है, बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन ग्लांस, हम पूरा का पूरा पार्ट कंटेंट से बढ़ते हैं वापस। तो ग्लांस के अंदर पहला पार्ट है क्या कि आप दिल लेने गया टीओपी एक्ट, ये कहना चाह रहे हैं हमें कि अगर कोई बोरो डिफॉल्ट करता है, मतलब जब वो चीज एनपी डिक्लेयर होती है, the creditor may require a borrower to by notice in writing to pay his whole liabilities within 60 days from the date of notice falling due. मतलब डिफॉल्ट हुआ, एनपीए हुआ, 90 दिन हो गया, 60 दिन का नोटिस दिया, अगर वहां पे वो पेमेंट कर पा रहा नहीं है तो फिर आपका एनफोर्समेंट शुरू हो सकता है। बट द फर्स्ट पार्ट हियर, सर पर लिमिट तो 90 डेज का था ना? 90 डेज का लिमिट है, टू 90 डेज का लिमिट है किस चीज का, डिफॉल्ट का। डिफॉल्ट का। डिफॉल्ट होने के बाद तेरे को पावर क्या मिलता है, टू इशू अ नोटिस। तो आफ्टर द नोटिस पीरियड 90 डेज लिखा है ना? 90 डेज के बाद देख, 90 डेज के बाद यू गिव अ नोटिस, नोटिस के बाद यू एनफोर्स द सिक्योरिटी इंटरेस्ट। इसीलिए तो हमें आईबीसी में जाना पड़ा ना मीट, क्योंकि यू आर वेटिंग टू गेट अ डिफॉल्ट, स्टिल यू गिव अ नोटिस एंड देन यू गेट अ राइट टू ईएसआई। हेलो, हाँ तो सर इन शॉर्ट 90 + 60 डेज रुकना पड़ेगा ना? हाँ 90 तक तो वेट करना ही है,
और फिर 60 डेज अगर वो पेमेंट 60 डेज को नोटिस देना है। सर आप एक बार फ्लो समझा सकते हो ये डेज का? देख देख, हाँ मैं समझाता हूँ यहाँ पे, सुनो ध्यान से। अरे कहाँ गया, यहाँ पे अपन है, देख भाई 90 दिन हुआ ना अमित, 90 दिन हुआ मतलब तेरा सी यूनिट होने सा डिफरेंस ऑफ डिफॉल्ट जो अपन अब अंडरलाइन किया था। सर फॉर एग्जांपल आज डिफॉल्ट किया, उसके बाद क्या होगा? रुक रुक मैं समझाता हूँ, रुक तो जा। पहले तो क्या प्रूव करना है, डिफॉल्ट हुआ क्या हुआ, डिफॉल्ट मतलब एग्जांपल आज डिफॉल्ट हुआ तो फिर क्या करना है? मतलब एग्जाम्पल डिफॉल्ट तो समझने को नहीं है, बस तेरे को बस चढ़ना है सीधा। डिफॉल्ट का मतलब यहाँ पे क्या होता है, तो आपको ये समझना है कि वो कंपनी है या बोरोवर कंपनी है और उसे लोन लिया, क्या लिया था, लोन। तो अगर हाँ। लोन लिया है दैट इज नॉट अ डिबेंचर रिसीट इशूड। अगर लोन लिया है तो वो लोन 90 दिन तक रीपे होता नहीं है डिफॉल्ट होने के बाद, तो उसको एक्चुअली यहाँ पे डिफॉल्ट कहा जाता है। मतलब अगर मान ले आज ईएमआई पे नहीं कर पाया तो आज से 90 दिन तक वो डिफॉल्ट नहीं है, समझा। हाँ उसके बाद अगर मान ले 31 मार्च को 90 दिन पूरे हो जाते हैं, बराबर, यस तो आपको फिर क्या देना है, नोटिस। क्या देना है, नोटिस। अगर आपने नोटिस समझ दिया 7 अप्रैल को, आपने लोगों को नोटिस दिया 7 अप्रैल को नोटिस दिया, तो अप्रैल 7 से कितने दिन गिनने चाहिए, 60 डेज। उसके अंदर उसको क्या करना है, पेमेंट। टच द लाइब्रेरी। अगर वो लाइब्रेरी रिसर्च कर पाता नहीं है उस 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ गिविंग नोटिस, तो फिर आप क्या कर सकते हो, ईएसआई कर सकते हो। ओके तो इन शॉर्ट 90 प्लस 60 डेज सर। नहीं अभी भी तो नहीं समझा, 90 प्लस 60 फ्रॉम डेट ऑफ नोटिस है। फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिस, यस यस। हाँ 90 प्लस 7 डेज ऐड हो सकते हैं, तूने गैप ले लिया नोटिस भेजने में। हाँ नोटिस देने का जो गैप है वो भी इंक्लूड 90 प्लस। हाँ तो 90 प्लस 60 नहीं होगा, 90 प्लस डैश प्लस 60। यस यस सर यस। Within 60 days from the date of notice, underline this word, so within 60 days from the date of sending notice। ये अंडरलाइन कुछ और हो गया, एक सेकेंड, ये वाला पार्ट ठीक है। एनीवेज ये आपका पहला पार्ट है, नोटिस देना जरूरी है। तो ऐसी करने के लिए नोटिस देना जरूरी है, लेकिन सुन लो ये बात, सृष्टि में सी दिस लाइन, अंडरलाइन दिस मच। Yes, sir. व्हाट डू यू मीन बाय दिस, एक बार थोड़ा ऑब्जर्व करो इस लाइन को। इन शॉर्ट सर डिबेंचर्स वगैरह पे इश्यू ये लागू नहीं होगा। एग्जैक्टली, क्योंकि डिबेंचर्स में ना लोन नहीं है ना, तो एनपीए रूल्स अप्लाई नहीं होंगे। यस सर। तो वहां पे ये 90-60 का लफड़ा नहीं होगा। वहां पे क्या करेगा पता है, वहां पे क्या होगा सर, तो उस लोन का क्या, उस डिबेंचर क्या होगा, Debenture trustee. तो जो काम यहाँ पे बैंक करेगा उसके बदले कौन करेगा, डिबेंचर ट्रस्टी करेगा। हेलो, Yes, sir. तो खाली इतना ही गैप रहेगा उसके अंदर कि इन दैट सिनेरियो डिबेंचर ट्रस्टी विल डू द जॉब फॉर द सेम। Default NPA 60 days notice. If doesn't make a 60 days meet, the he will do what? He can take the possession of the asset. From SEK. Do you agree? यस सर। तो डिफॉल्ट हुआ, नोटिस दिया, पे नहीं किया और एसी किया। डिफॉल्ट हुआ, लोन नहीं पे हुआ, डिफॉल्ट किया, एनपीए हुआ, नोटिस दिया, पे नहीं किया, एसी किया। दैट इज व्हाट वी कैन डू हियर। और यहाँ पे उन्होंने सिर्फ क्या दिया है, एनपीए के नॉर्म्स दिए हैं, ये आपके लिए कोई काम के नहीं रहेंगे, टू अंडरस्टैंड इट मोर, प्रोसीजरल पार्ट है। यहाँ पे हमने एक चीज अंडरलाइन की थी कि अगर बोरोवर मोर देन वन है, नोटिस शैल बी सर्व टू ऑल। नोटिस ऑफ कंटेंट का अमाउंट पेएबल एंड हम ऐसी कर सकते हैं, आपने पेमेंट नहीं किया, ये आपको नोटिस में लिख देना है। नाउ आता है एक अच्छा सा रेलेवेंट पार्ट, रिप्रेजेंटेशन बाय द बोरोवर। अब जैसे ही आपको आया नोटिस कि आपने पेमेंट किया नहीं है, आपने एनपीए डिक्लेयर हो चुके हो, हम आपके एसेट को एनफोर्स करेंगे अगर आपने अगले 60 डेज में आपका हमें पेमेंट नहीं किया, राइट। तो उसके अगेंस्ट में बोरोवर क्या कर सकता है, अपना रिप्रेजेंटेशन दे सकता है। और अगर वो रिप्रेजेंटेशन पे if the creditor comes to the conclusion that such representation or objection is not acceptable or tenable, आप मैंने जो रिप्रेजेंटेशन दिया, आई एम सॉरी, आप मैंने एनपीए हूं, मैं अभी तक हुआ नहीं हूं, मेरे हिसाब से एनपीए अभी तक क्लियर हुआ नहीं है, ऐसा कुछ भी मैंने रिप्रेजेंटेशन दिया ना मीट,
तो उसके सामने अगर बैंक को ऑब्जेक्शन है तो उसे क्या करना पड़ेगा, उसे एक और रिप्लाई करना पड़ेगा within 15 days of receipt of such objection. हेलो, Yes, sir. कि मैं ये मानता नहीं हूँ, मेरे को ये सुनना नहीं है, मैं ये कंसिडर करूंगा नहीं, मतलब ये हो गया द अगर बैंक उसके ऑब्जेक्शन का रिप्लाई करता नहीं है तो हम क्या मान लेंगे कि बैंक ने ऑब्जेक्शन एक्सेप्ट कर लिया. डू यू एग्री? Yes, Yes. sir. तो इंपॉर्टेंट ये समझना कि क्वेश्चन में आया कि ऑब्जेक्शन दिया था पर बैंक ने रिप्लाई नहीं किया, तो लॉ कहना चाह रहा है कि एक्सेप्ट हो गया. अगर बैंक ने जो रिप्लाई किया वो आपको पसंद नहीं आया तो दैट इज नॉट अ ग्राउंड ऑफ अपील. वेरी इंपॉर्टेंट. आप अपील फाइल करने के ग्राउंड 1000 होंगे, बट ये ग्राउंड नहीं होगा कि आप बैंक ने हमें अलग जवाब दे दिया है इसलिए हमें अपील करनी है. दिस इज नॉट अ ग्राउंड ऑफ अपील. इंपॉर्टेंट वन फॉर एग्जामिनेशन. अगर फिर भी ड्यूज पे नहीं हुआ है तो आप यू कैन टेक अ पोजीशन ऑफ एसेट और यू कैन टेक आउट द बिजनेस. Sir, can you explain point 4 once again? Point 4 में जो last part था वो. The reasons so communicated. मैंने कहा कि अगर रीजंस ऑफ कम्युनिकेशन which when given by the banker to the borrower, कि आप इन शॉर्ट सृष्टि में का पहले किसे नोटिस दिया, बोलो. बैंक ने किसको दिया? Borrower. बोरोवर ने ऑब्जेक्शन अगर दिया किसको दिया? बोरोवर टू बैंक. Bank. देन बैंक हैज टू रिप्लाई अगेंस्ट ऑब्जेक्शन विद इन हाउ मेनी डेज? 15 days. वो रिप्लाई जो आया किसको? बोरोवर को. बोरोवर ने कहा ये रिप्लाई तो गलत है, नाइंसाफी हो गई, मुझे इसमें अपील करनी है. तो बोरो लॉ कहता है कि बोरोवर इस ग्राउंड पे अपील कर सकता नहीं है कि उनका रिप्लाई अप्रोप्रिएट नहीं है. हेलो. Yes, sir. तो कहने का मतलब है द ड्यूटी ऑफ द बैंकर टू रिप्लाई टू द ऑब्जेक्शन रेज्ड बाय द बोरोवर. At the same time, borrower will have no right to get to file appeal against the objection made by the banker towards his representation. Do you agree? वापस बोलूं? Sir, example on. ये आ जाओ. On representation of borrower against notice of SC for देखो लिखा नहीं लिखो चलेगा, आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ ये. Now if you can read this much again और फिर आपको अगर डाउट है तो मुझे बोलो.
सुष्टि मेहता, अदर्स? Understood, understood. Yes. आगे जाए? Yes, sir. एक मिनट। चलो लास्ट ठीक है सर, ये तो हमने किया है। ये टाइम पास ब्लू लाइन छोड़ो। वापस नजर मार देता हूँ। मीट का इशू था, डिफॉल्ट हुआ, लोन ऑफ अकाउंट इन द बुक्स में एनपी डिक्लेयर हुआ। मीट रेडी टू गिव नोटिस टू पे विद 60 डेज। नोटिस अकाउंट डिटेल्स ऑफ द सेम कि आपको पे करना है, पे नहीं किया तो एंड आपका ऐसे ही हो जाएगा। बोरोवर हैज अ राइट टू मेक अ रिवर्सेशन, जहाँ पर उसको अगर क्रेडिटर चाहे तो उसका रिपेयर कर सकता है विद 15 डेज, नहीं तो डिल टू बी एक्सेप्टेड। और फिर भी वो पेमेंट नहीं कर पाता है, द क्रेडिटर कैन टेक ओवर द पोजीशन ऑफ द एसेट। दैट इज व्हाट द स्टोरी वाज ऑल अबाउट। सर ये एनपीए वो 90 डेज वाला है ना? यस यस यस। हाँ। पेमेंट ऑफ borrower's liability to any by other person, any payment made by any other person to the creditor shall give such for the valid discharge। टाइम को किसे फर्क पड़ता है? कंसिडरेशन में proof from any person, do you agree? Foundation, if payment made by third party to bank on behalf of borrower, borrower के बोले किसी और ने पेमेंट कर दिया, हमें क्या फर्क पड़ता है? will give giving a discharge, do you agree or not? Yes, sir. This is called deemed to be discharge। sale of immovable property, तो जब इमोबल प्रॉपर्टी बेचने की बात आएगी तो बेस प्राइस अगर डिसाइड किया गया तो बेस प्राइस के बेसिस पे ही बिकी जाएगी, उससे नीचे जाएगी नहीं। उन्होंने यहाँ पे उसका प्रोसेस दिया है, ऑक्शन बॉक्शन कैसे होगा, तो ये रूल्स है, ये आपका लॉ नहीं है। यहाँ पे हमने केस स्टडी का पार्ट लिया था रिगार्डिंग द स्टफ कॉल्ड, इफ यू रिमेंबर देयर वाज अ वर्ड कॉल्ड सफिशिएंट और एडिक्वेट। न्यूज़पेपर में जो एड देना था सफिशिएंट सर्कुलेशन होना चाहिए था, राइट? इफ यू रिमेंबर गाइस, और सफिशिएंट वर्ड को डिफाइन नहीं किया गया है, डू यू एग्री? Yes, sir. कोर्ट ने कहा था कि भाई फिर भी आपको जरूरी है समझना कि जो सबसे वाइड सर्कुलेशन होगा वैसे न्यूज़पेपर में आपको ऐड देनी चाहिए, तो ही हम क्या मानेंगे कि आपने नोटिस दिया, ऐसा मानेंगे। डू यू एग्री? कोई और न्यूज़पेपर में ऐड देने से वो काम किया जाएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई न्यूज़पेपर लिया गया जो बहुत सर्कुलेटिव नहीं था। हाउ मच वॉट सर्कुलेशन? इट वाज हैविंग लो सर्कुलेशन, इफ यू रिमेंबर दैट गाइस। याद कराओ कि याद है? याद है, sir. It was a quite simple case study, weird case study था। Display of notice, every notice of sale shall be affixed on a consideration part on, ठीक है, वेबसाइट पे भी होगा नोटिस, आपके प्रॉपर्टी पे भी अटैच करना पड़ेगा फॉर द सेलिंग ऑफ द प्रॉपर्टी। जितना भी क्वेश्चन आंसर्स हम करेंगे उसके अंदर जितना भी रूल्स यूज होगा ना सृष्टि मेहता, वी विल बी ट्राइंग टू फाइंड इट आउट ऑन द मॉड्यूल ऑल्सो, ढूंढ के करेंगे, बिकॉज इट्स नो पॉइंट टू रीड सो मच ऑफ पॉइंट एंड वेरेवर रिक्वायर्ड वी कैन फाइंड इट आउट। Yes. Purchase of immovable property by the secure creditor. The secure creditor is declared to be the purchase of the immovable property at any subsequent sale। जो भी परचेज उसने खुद किया होगा, कौन कर रहा है खुद परचेज यहाँ पे प्रॉपर्टी का? बैंक खुद, एआरसी खुद। डू यू एग्री? तो उतना वैल्यू क्या हो जाएगा? एडजस्ट हो जाएगा फ्रॉम द अमाउंट टू बी टेकन। डू यू एग्री? Yes. तो अगर एआरसी बोलता चले हम लोग को एक जगह चाहिए था, ये ले लेते हैं अपन, तो उतना अमाउंट एडजस्ट हो जाएगा। अगर वो प्रॉपर्टी किसी और को बेची है, व्हाटएवर इज द ट्रांसफरी, वो सबके ट्रांसफरी विल गेट ऑल द राइट्स टुवर्ड्स द एसेट। ऑक्शन किया गया है, खर्चा वर्चा हुआ फॉर सेलिंग इट, वो सब भी खर्चा आप किससे रिकवर करोगे? वह बोरोवर से रिकवर, अरे यार वह सब आप खर्चे बोरोवर से रिकवर कर लोगे। अगर बोरोवर ड्यूज डिपॉजिट कर देता है बिफोर डेट ऑफ इनिशियल नोटिस, तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर उसे पेमेंट सब कर दिया सृष्टि एंड में,
अरे ऑप्शन बोला था रुको रुको रुको, हम आई एम टू पे, तो अगर वो डील होने से पहले पे कर दिया है तो फिर आप उसको बेच सकते हैं नहीं। नहीं दैट इज व्हाट दे ट्राइंग टू से अस। और उसके लिए सब खर्चे भी उसको देने पड़ेंगे, लेट पेमेंट चार्जेस, एवरीथिंग हैज टू बी पेड। अगर जॉइंट वेंचर्स है तो कंजर्वेटिव बैंक, एसबीआई, आईसीआईसीआई से कोई मिलकर लोन दिया था, तो ऐसे केसेस के अंदर लोन ज्यादा है तो फिर राइट्स की पास को एक्सेस करेगा, जिसके बाद कितना वैल्यू है टोटल, नॉट लेस देन 66% इन वैल्यू। इतना जरूरी है टू डिसाइड अगर आपके पास मोर देन वन बैंकर एआरसी पड़े हैं तो। डू यू एग्री? सर तो वो 75% वाला क्या था? कौन सा? सर पहले वो, वो हाँ, जिसके पास 75% होगा वो डिसीजन लेगा। वो इन्वेस्टर्स का था, क्यूआईबी इन्वेस्टर्स का था। अगर आपने सिक्योरिटाइजेशन किया है और क्यूआईबी से आपके पैसे में इन्वेस्ट किया है, तो जो पोर्टफोलियो क्यूआईबी के पास है वो बोरोवर ने डिफॉल्ट किया। हाँ, तो सर यही हुआ ना, बोरोवर, इसमें बोरोवर ही डिफॉल्ट कर रहा है ना। यहाँ पे कंसोर्टियम, यहाँ पे बोरोवर डिफॉल्ट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे इसके बाद हमने पार्ट रखा है कि अगर बैंक्स के पास, मतलब देख, या तो सिक्योरिटाइजेशन होगा या तो नहीं होगा, हर चीज तो होगी नहीं। हेलो, ओके सर, सो इन शॉर्ट सिक्योरिटाइजेशन नहीं हुआ और बैंक के पास ही है तो 66%, और तो हुआ तो 60% ऑफ द बैंकर्स जिनके जिन्होंने कंसोर्टियम लेंडिंग की है, तो हाँ, और अगर वहां पे तो क्या है, वहां तो तूने तेरा राइट पार्ट पे तोड़ तोड़ के बेचा है, किसको? इन्वेस्टर्स को। तो हर पार्ट जो इन्वेस्टर ने खरीदा है उसका कितना बेसिस लिया है? 70% इन वैल्यू, 70% इन वैल्यू। सर इन शॉर्ट अगर मैंने पार्ट किया तो 75% और नहीं किया तो हाँ, पार्ट बेस्ड ऑन डैश सिक्योराइजेशन, तो हाँ हाँ बिल्डर्स के हाथ में है तो 66% इन वैल्यू। यस सर, कंसोर्टियम लेंडिंग के लिए अप्लाई होता है ये वाला पार्ट। यस सर। ये वाला आ गया, ठीक है। अगर उसके बाद भी कोई पैसा बच जाता है, उसके पास भी पैसा बचा, तो उसको आप पर्सनली इन्फोर्स कर सकते, वो क्या कर सकते हैं, उसको पर्सनली बेचने के बाद भी ड्यूज बाकी है, मीट एंड वी हैव नॉट रिसीव्ड इट फ्रॉम द बोरोवर दैट ड्यूज, तो वो भी हम रिकवर कर सकते हैं बाय इन्फोर्सिंग हिम पर्सनली। डू यू एग्री? यस सर। ठीक, दैट्स क्वाइट फाइन। गारंटर्स के अगेंस्ट भी आंसर इज यस। हम लोग गारंटर्स के अगेंस्ट भी हमारे मेजर्स ले सकते हैं, और विदाउट फर्स्ट मेजर अगेंस्ट टू कवर अबाउट, मतलब अगर जगह भी सिक्योर था, हमें तो हमें जगह बेचना नहीं, हमें किसके पास एनफोर्स करना है? डायरेक्टली गारंटर। कम कर सकते हैं? आंसर इज यस। गारंटर्स के पास हम डायरेक्टली एनफोर्स कर सकते हैं, भले ही हमने वो जगह बेची ना हो। बैंकर या गारंटर हमें ये नहीं कह सकता कि पहले आप एसेट को बेच दो, कम पड़ा तो हमें दे दूंगा। डू यू एग्री? यस सर। आपका चॉइस है, ये आपका चॉइस है। नोटिस इशू करने के बाद बोरोवर उस एसेट को बेच नहीं सकता विद कंसेंट ऑफ होम। एक बार इसको रीड कर लो, मुझे आपको कुछ बताना है इसके अंदर। बोरोवर नोटिस देने के बाद बेच सकता नहीं है। नॉर्मली पता है क्या होता है मीत, अगर तूने लोन पे नहीं किया ना, तो बैंक तुझे बोलेगा तू बेच दे एसेट को, और हम तेरे पैसों एसेट बेच के पैसा हमें रिसीव करने को दे दे। हेलो, तो बैंक क्या करता है पता है? बैंक खुद बेचता नहीं, बैंक क्या करता है, तुझे बेचने का मौका देता है, क्योंकि यू विल बी गेटिंग अ बेटर प्राइस देन बैंक। हेलो, यस सर। नहीं, अगर तू कहे कि अगर तू वो भी नहीं कर पाया, तो ही बैंक क्या करेगा, तो नोटिस मार के क्या बोलेगा, तभी हम बेचेंगे। हेलो, यस सर। क्योंकि प्रॉब्लम क्या होता है ना, बैंक जब बेस पे डालता है ना, वो अपने रेट से कम होता है। अगर बैंक का भाव 5 करोड़ है तो अपना भाव 6 करोड़ हो सकता है मार्केट का, तो यू गेट अ बेटर डील व्हेन यू सेल इट योरसेल्फ। तो इवन दो यू गेट अ नोटिस, आप बैंक को कह सकते हो ओके यू हैव गिवन मी नोटिस, इट इज फाइन, गिव मी सम टाइम 3-4 मंथ्स, मैं ही बेच देता हूँ ये एसेट, आप बेचने जाओगे उससे अच्छा मुझे डील मिलेगा। ये हर बार होता है डिस्प्यूट, जब भी कोई एनपीए होता है ना, तब कि बेचेगा कौन, क्योंकि बेचने में बैंक जो बेचता है उसमें बहुत सस्ता माल आता है, 50 लाख 60 लाख रुपए और कम हो जाता है आपका। उसके बाद अगर आप दादागिरी कर रहे हो, आप एंटर करने देते नहीं हो, ऑफिस में आने देते नहीं हो, बैंक वाले को मगजमारी कर रहे हो, लोकल कोर्ट का आप हेल्प ले सकते हो। कौन? बैंक्स, so that you can get some assistance to get possession of the asset. आप यहाँ पे आप कंट्रोल लोगे, इस बेसिस पे वो आपको पुलिस का हेल्प देंगे, वाली का हेल्प देंगे, एंड बेस्ड ऑन दैट द थिंग्स गेट सॉर्टेड। एंड सर कभी भी प्रॉपर्टी तो पूरा 100% चेक में थोड़ी ना कोई कभी बिकता है। ये सब प्रॉपर्टी चेक में बिकता है बेटा, 100%। पूरा 100%, पूरा। और ये प्रॉपर्टीज अभी तो आप
जब भी बैंक बेचता है ना प्रॉपर्टी को, तो बैंक पूरा व्हाइट में ही लेके देता है। आप ये सोचोगे कि बैंक भी आधा कैश लेगा, ऐसा थोड़ी ना होता है कुछ भी। अभी एक क्लाइंट ने कल्पतरु में प्रॉपर्टी फिक्स किया, पूरा व्हाइट, बैंक है ही नहीं उसमें, तो भी पूरा व्हाइट, 100% व्हाइट। तुम लोग सब धंधे वाले लोगों को सबको क्या लगता है पूरा दिन आधा ब्लैक आधा व्हाइट, थोड़ा ऊपर बढ़ो, सब अच्छे लोग भी होते दुनिया में मीत। हाँ, तो सब फिर उतना स्टैम्प ड्यूटी वगैरह ठीक है, हाँ सब बराबर है। भरते हैं ना भाई, वो लोग को भरना पड़ रहा है, उनका पूरा पैसा व्हाइट में आता है, जॉब कर रहे पूरा दिन, हाँ, बराबर। तो पैसा आता है नहीं बैंक, तो ब्लैक करे कैसे, सबको कैश विड्रॉ करते जाए पूरा दिन बैठे बैठे, क्या करेगा, नहीं कर सकता। The same way you have a right to take over management of the business if you wish के बिजनेस को कंटिन्यू करने में और बेटर है other than selling it off। तो धंधा बेचने से वैल्यू कम हो सकती है, तो धंधा बेचने के बाद धंधा को मैनेज करना जरूरी है, तो आप टेक ओवर कर लेते हो बिजनेस को। और जब आप टेक ओवर करते हो ना, तो जो काम मैनेजमेंट कर रहा था, बोर्ड कर रहा था, एम्प्लॉयज उसके लिए कर, वो सब किसके कहने पे काम होगा, क्रेडिटर्स के अपॉइंट हुए लोगों के हिसाब से काम होगा, जो हमने आईबीसी में भी देखा हुआ है। ये आता है केस स्टडी वाला पार्ट, नो कंपेंसेशन फॉर द लॉस ऑफ ऑफिस। इन ऑल केसेस लॉस ऑफ ऑफिस को कंपेंसेशन नहीं हो सकता। किसके, आपको आपने निकाला हुआ डायरेक्टर्स को ऑफिस से, कैन विल दे गेट द कंपेंसेशन फॉर दैट? आंसर इज नो, दे विल नॉट। अगर किसी को तकलीफ हुई, पेन हुआ, दर्द हुआ, किसके, ऐसी करने से, टेक ओवर करने से, मैनेजमेंट करने से, तो आप अपील फाइल कर सकते हो। किसको, टेनेंट हो सकता है, गुड फेथ वाला बंदा हो सकता है, या बॉरोवर खुद हो सकता है, कोई भी तकलीफ जिसको हुआ, गारंटर को हुआ, आप डीआरटी में अपील फाइल कर सकते हो। कौन से एरिया में अपील फाइल होगी, नॉर्मली जहां एसेट होता है वहां पे होती है, अभी जहां बैंक का ब्रांच है, जहां पे लोन ली थी, वहां पे भी हो सकती है, या फिर कॉज ऑफ एक्शन होली इन पार्ट अराइजेस। इन शॉर्ट, you have to identify the location of the asset या फिर location of the bank where the amount is outstanding and account is open, वहां पे आपका ये पार्ट होगा। अपील में डीआरटी को, यहाँ पे आप उस बंदे ने जो डीआरटी को अपना अपील फाइल किया, यहाँ पे ये वाले पार्ट में एनी वन अग्रीव, जिसने डीआरटी में अपील फाइल किया, अगर डीआरटी को लगा कि उसकी बातें जो है वो सही है, तो डीआरटी क्या करता है, यहाँ पे इस लाइन पे आएगा, इट में रिक्वायर रिस्टोरेशन ऑफ द पोजीशन टू द सिक्योर एसेट टू द बोरोवर। हमने केस ऐसा किया भी है जहां पे डीआरटी ने फेवर में दिया था, द पार्टी वाज ऑब्जेक्टेड टू अंडर द सेम सेक्शन। ठीक, ये सब कुछ नहीं, टेंशन नहीं, ठीक ठीक ठीक। अब यहाँ पे आता है any person aggrieved by the order of DRT made, na shall file an appeal to appellate tribunal, that is DRAT, within 30 days. Any person aggrieved by the order of DRT file appeal within the period of 30 days. अपील फाइल करने के लिए 50% of the amount due of debt as claimed by the creditors और डिटरमाइन बाय डीआरटी व्हिच इज लेस, ये आपको पे करना पड़ेगा। एपेलेट कम कर सकता है, पर मिनिमम 25% तो उसको रखना ही पड़ेगा, उसे वो कम कर सकता नहीं है, तो इतना अंडरलाइन करके रखो, काम में आएगा। अब यहाँ पे आपका शुरू होता है वो सब फीस के वैल्यूज जो आपको पे करनी है, जब आप डीआरटी में आप अपनी प्ली डालते हो, का फीस कितना है फॉर एवरी 1 लाख रुपीज एंड ऑल दैट, ये पूरा अपन यहाँ पे कर होता है। दैट इज कंप्लीटली प्रोसीजरल के, अगर वैल्यू ऑफ 10 लाख से कम है, 10 लाख ज्यादा है, ऑल दैट। इसको ठीक है, तो मेरे हिसाब से जो सेक्शन 7 है, 7 वाला पार्ट जो है सरसाई का पार्ट है 7। एक मिनट, जैसे मुझे एक पार्ट सरसाई will take 5 minutes for me. Celtra is practically relevant,
बट बुक्स के अंदर उन्होंने सिर्फ प्रोसीजरल पार्ट दिया है सरसाई का, वो में देखना है। उसके बाद आता है आपका रजिस्ट्रेशन अंडर सरसाई, मुझे ये दो उड़ा रहे हैं। एक तो ये आपका पेनल्टीज का पड़े 9, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हर सेक्शन की पेनल्टीज दी है, जो आप हर पार्ट में दी है, पूरा डायरेक्टली कॉपी किया उन्होंने, तो पूरा पेनल्टीज दी है यहाँ पे। यू हैव द बेसिस टू इट कि यहाँ पे फाइन दिए गए थे। और ये पेनल्टीज तो आप वो शॉर्ट में दोगे ना मास्टर की में, तो एक्सेल उसमें सीट के अंदर, लेकिन वो इसमें थोड़े ज्यादा पेनल्टीज है, पर मिनिमम मैक्सिमम अपर आप वहां से याद रख पाओगे, उतना तो मिनिमम मैक्सिमम लिखा होगा नीचे। और यहाँ पे है ना, ये वाले पार्ट पे मिसलेनियस को हमने ग्लांस से लिया था, यहाँ से ग्लांस से ही। तो दिस सेक्शन प्रोवाइड्स द प्रोविजन ऑफ सरफेस शैल नॉट अप्लाई इन सर्टेन केसेस। कौन सा था पहला केस यहाँ पे? गुड्स, मनी, सिक्योरिटी गिवन, प्लेज, मूवेबल्स, क्रिएशन सिक्योरिटी इन एयरक्राफ्ट वेसल्स एंड वैल्यू नॉट एक्सीडिंग 1 लाख, या फिर क्रिएटेड इन एग्रीगेटेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है सब आपके पहले पार्ट पे कि कॉन्सेप्ट पे सरफेस ही अप्लाई नहीं होता। तो मूवेबल गुड्स में लियन किया है, तो मूवेबल गुड्स जैसे गोल्ड बोल का गोल्ड लोन लिया है, तो सिक्योरिटी एयरक्राफ्ट और वेसल्स पे, और जब वैल्यू इज नॉट मोर देन 1 लाख, इस सब पे ऊपर आपका सरफेस ही अप्लाई नहीं होगा अगर सिक्योरिटी वो है तो। नंबर 2 31 ये कहता है कि पावर टू एग्जाम्प्ट अ क्लास और क्लास ऑफ कंपनी अंडर बैंक एफआई। तो सीजी के पास पावर है, मतलब आरबीआई के पास पावर है कि वो किसको एग्जाम कर सकता है। नंबर 3 टू एक्शन इन गुड फेथ। तो आरबीआई रजिस्ट्री इन्हें जो काम किए उसके अगेंस्ट आप ले सकते नहीं होगा, उसे गुड फेथ में किया था, प्रूव कर लिया, तो भले उसे गलती की हो। कंपनी ने डिफॉल्ट किया है तो प्रॉब्लम किया है, तो कंपनी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? लायबिलिटी ऑफिसर्स रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। सिविल कोड, द सेक्शन प्रोवाइड्स पुट्स बार ऑन द सिविल कोड। सिविल को बीच में आ सकता नहीं है, डीआरटी डीआरटी का मैटर है, वो वही कवर करेंगे। सरफेस ही इधर ओवरराइडिंग लॉ, लोकल लॉस कोई भी काम में आएंगे नहीं, मतलब स्टेट लॉस काम में नहीं आएंगे। लॉ ऑफ लिमिटेशन आपको यूज करना जरूरी है, मतलब क्या 3 साल के अंदर आपको एनफोर्स करना जरूरी है, नहीं तो ये पार्ट नहीं होगा। बाकी लॉस टाइम बार नहीं, बाकी लॉस बार नहीं होते, मतलब फॉर इशूइंग सिक्योरिटीज यू मे हैव टू कंप्लाई विद कंपनीज एक्ट, SCARA, SEBI etc. in terms of it, and that has to be harmoniously constructed with SARFAESI। तब जाके आपको, आप हर एक को ऐसा मत समझना कि ओवर मतलब आपको कंपनी को छोड़ देना है, SCARA को छोड़ देना है, SEBI को छोड़ देना है, ऐसा नहीं, उसको भी साथ में कवर करना है। ठीक है, रूल्स बनाना, रजिस्ट्रेशन बनाना, ये सब कुछ काम के नहीं है, रिप्रेजेंट सेविंग। तो ये वाला पार्ट इज डन, और जब ये वाले पार्ट डन की तो ये हमारा चैप्टर यहाँ पे पूरा होता है। तो हमने पेनल्टीज एंड मिसलेनियस तो बहुत सिंपल था। अब हमारे सिर्फ 2 चीजें इस चैप्टर में बचती है हमारे पास। उसका रेफरेंस शुरू होता है इससे, सेंट्रल रजिस्ट्री से। सेंट्रल रजिस्ट्री, यहां से आपको मैं दिखाता हूं पहले पार्ट पे। सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चाहा कि भाई ये रजिस्ट्रेशन जो होता है उसको पैन इंडिया एक कर दे, कि अपडेट आ जाए कि भाई ये प्रॉपर्टी रजिस्टर हो चुकी किसी के नाम पे, लोन के लिए, मॉर्गेज के लिए, व्हाटएवर यू से। तो अभी दिस इज वेयर एन इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर जरूरी था, जो एक हर एक मुंबई, अहमदाबाद, गुजरात, सूरत से लेकर जामनगर, कहीं पे भी कोई भी प्रॉपर्टी रजिस्टर होती है तो आपको यहाँ पे रेफरेंस आना चाहिए। नंबर 2, मीत सर ने HDFC बैंक से लिया एक जगह के ऊपर, जो उसका गाँव गुजरात में गाँव था, वहां पे जगह था, लोन लिया। अब वही लोन उसे वापस एक और बैंक से लिया, लोकल बैंक से, कोऑपरेटिव बैंक से। एक जगह पे अगर 2 लोन ली जाती हो तो फिर वो 2 लोन ना ली जाए एक जगह से, उसके लिए क्या जरूरी था? देयर वाज समथिंग कॉल्ड एज सेंट्रल रजिस्ट्रेशन, कि जब सेकंड लोन दी जाएगी मीत तो उसको समझ में आ जाएगा फर्स्ट ऑलरेडी दे दी गई है। डू यू एग्री? उस लोकेशन के उस टैगिंग पे आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि ये इस पे तो ऑलरेडी लोन बुक्स पे खड़ी है। मैं ऑडिबल? Yes, sir. yes sir। किसका काम है? ये काम है सेंट्रल रजिस्ट्री का। उसको हम यहाँ पे क्या कहते हैं? तो यहाँ पे आपको नीचे मिलेगा, यहाँ पे इसको यहाँ पे आप सरसाई कहते हो। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड अ कंपनी कॉल्ड सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटी एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऑफ इंडिया। तो कोई भी लोन, कोई भी ऐसी, अगर कोई भी एसेट रिकंस्ट्रक्शन, वो सब कहाँ रजिस्टर होगा? वो सब सरसाई में रजिस्टर होगा। दैट इज व्हाट इज द फर्स्ट थिंग व्हिच यू हैव टू अंडरलाइन।
उसके बाद इफ यू रिमेंबर हम कमिंग एक्ट में भी चार्ज क्रिएट करते हैं, अंडर विच एक्ट? चार्जेस का चैप्टर, डू यू रिमेंबर? एमसीए आरओसी एमसीए में वो अपडेट होता है, वो अलग है या सेम है? वो एडिशनल होगा। वी आल्सो रजिस्टर इट अंडर रजिस्ट्रेशन एक्ट, वो अलग है सेम है? अलग, एडिशन होगा। पेटेंट्स, कॉपीराइट, मोटर व्हीकल्स एक्ट, ये सब भी ऐसा करना है, प्लस क्या करना है? सस्ता में करना है। डू यू गेट माय पॉइंट? हेलो? Yes, sir. सस्ता इज विल एडिशन टू दैट, इट विल बी इन एडिशन टू दैट। ठीक है, तो दैट्स समथिंग व्हिच वाज रेलेवेंट। ये सब थ्योरेटिकल पार्ट है जो हमने बोला, उसका इंटीग्रेशन करना है एंड ऑल दैट। अपॉइंट रजिस्ट्रार हु विल डू दैट एक्टिविटी फॉर योर रिस्पांसिबिलिटी। ये 3 चीजों के लिए करना पड़ता है, अगर वापस सेम चीजें लिखी है। and keep the records in computers, copies, pen drives, etc. They are the hard disk and all. I don't feel anything relevant for your flashback यहाँ पे। Fees. Even if you get a question on form number या fees, I always prefer कि पहले उसको skip करके बाकी सब लिख लो, and even if then you get that you involve the time, वही उसे use करो, otherwise उसे use मत करो। Modification of security charge, अगर आपने कोई भी मॉडिफिकेशन किया तो उसको भी आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। जैसे आपने ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन किया वैसे आपको मॉडिफिकेशन रजिस्टर करना जरूरी हो जाएगा। जैसे ही आपने उसको पे किया तो हम सैटिस्फैक्शन बोलते हैं, तो इवन दैट इज हैज टू बी इन्फॉर्म्ड। तो आपने क्या सीखा अभी तक के पार्ट में? सेंट्रल रजिस्ट्री सस्ता इज एडिशन टू ऑल रजिस्ट्रेशन डन इन इंडिया। अपार्ट फ्रॉम दैट उसको क्रिएट करने में करना पड़ेगा, मॉडिफाई करना पड़ेगा, और एआरसी जब पेमेंट करेगा तभी भी आपको उसको रजिस्टर करना पड़ेगा। चौथा पॉइंट है रेक्टिफिकेशन का। अगर कुछ रह गया, कुछ ना कुछ चेंज करना है, कुछ गलती हो गई है डालने में, 1 करोड़ का 10 करोड़ हो चुका है, वैल्यू का चेंज, प्रॉपर्टी का चेंज, नाम का चेंज, रेक्टिफिकेशन करना जरूरी है। तो यहाँ पे पावर है सीजी के सेटिस्फेक्शन पे। रजिस्ट्रार जो इसका होगा वो क्या कर सकता है? आपके प्रॉपर्टी के चेंजेस जो अपडेट हुए हैं उसको रेक्टिफाई करने का मौका देगा। ऑन रीजनेबल ग्राउंड्स अब यहाँ पे रेक्टिफिकेशन का पार्ट आता है। तो 4 चीजें आपको यहाँ पे याद रहेगी अभी। Exactly what we did इंडस्ट्री चार्जेस के अंदर, क्रिएशन ऑफ चार्ज, मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज, रेक्टिफिकेशन ऑफ चार्ज, सैटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज। सेम यहाँ पे आएगा। क्रिएशन मतलब जब आपने लोन लिया सिक्योरिटी पे, नंबर 2 चेंजेस किए, नंबर 3 पे किया, फैसला किया, और नंबर 4 गलती है तो रेक्टिफाई किया। 4 चीजों का रेफरेंस यहाँ पे दिया गया। आर यू क्लियर विद व्हाट इट इज देयर गाइस? Yes, sir. और आपका लास्ट पार्ट ये बहुत सिंपल जाएगा यहाँ पर। Who is going to register it? तो it is यहाँ पे लॉ मौका दे रहा है किसको? क्रेडिटर्स को, मतलब बैंकर्स को, फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ द चार्ज। अगर ऐसा हो गया तो उसको हम क्या मानेंगे? सेकंड पॉइंट में डीम टू बी विच नोटिस? पब्लिक नोटिस। दुनिया को पता चल चुका है ये ऑलरेडी चार्ज। अभी उसके बाद किसी राइट क्रिएट करना चाहा तो आप राइट क्रिएट कर पाओगे नहीं। नंबर 3, अगर आपने सिक्योर किया भी है एसेट को सृष्टि में था, लेकिन अगर आपने क्या नहीं किया, संस्थान रजिस्टर किया नहीं, तो आपको राइट्स मिलेगा नहीं मिलेगा। सेक्शन 23 में क्या कहता है कि अगर आपको राइट चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? सिक्योर्ड रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। डीम टू बी अनसिक्योर्ड। लास्ट बट प्रायोरिटी टू सिक्योर क्रेडिटर। आफ्टर रजिस्ट्रेशन ऑफ सिक्योर्ड इंटरेस्ट अगर कुछ पेमेंट का बचा हुआ तो विल गेट प्रायोरिटी। जिसने पहले रजिस्टर किया उसे प्रायोरिटी मिलेगा। डू यू एग्री? Yes, sir. ये आप यहीं से कर सकते थे। 4 पॉइंट्स थे खाली, 26E, 26D, 26C, 26B। आर यू क्लियर विद दिस गाइस? Yes, sir. आप लोगों ने आपका सरफेस का रेलेवेंट पार्ट जितना भी है वो इस पार्ट में कवर अप किया है। कल हम लोग सरफेस ही नहीं करेंगे क्वेश्चन आंसर्स। ऐसे सरफेस क्वेश्चन आंसर 2-4 से ज्यादा होगा भी नहीं और है भी नहीं, क्योंकि सरफेस इज इंट्रोड्यूस लास्ट। आपके मॉड्यूल के केस स्टडीज के अंदर आपको का बुक दिया उसके अंदर वो है ही नहीं ज्यादा। लेकिन कल हमारा रेरा अच्छे खासे क्वेश्चन रेरा के अंदर होंगे जो हमें कल सुबह 11 बजे कवर अप करने हैं। तो बी एंश्योर कि आपका रेरा और आपका पीएमएलए और आपका
कौन सा था, बेनामी, राइट। तो कल कॉम्बिनेशन जो हम यूज करेंगे एग्जाम, कल हम लोग कैसे, वो कौन सा कॉम्बिनेशन ढूंढूंगा मैं, ये 3 वाला कॉम्बिनेशन ढूंढूंगा। और मैं आज रात को 9 PM, 9 तो नहीं मुश्किल है, 10:30 11 तक मैं आपको ये कॉम्बिनेशंस के क्वेश्चन नंबर्स, मैं छोटा एक्सेल शीट बनाया हुआ है, उसमें 15-18 क्वेश्चन को फिल्टर किया हुआ है। तो मुझे सिर्फ ये ढूंढना है कि 3 कॉम्बिनेशन कितने हैं फिल्टर मार के, जिसमें रेरा बेनामी और यू हैव इट, रेरा बेनामी विथ PML है, समझा। तो एटलीस्ट आप ये 3 का रेफरेंस रखना, और 2 दिन में आप लोग सरफेस ही एक बार रिव्यू करके रखना। उसके बाद हम लोग का 5th टॉपिक जो हम लेंगे इसके अंदर, आई विल जस्ट सी कि कौन से कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चन मेरे को मिल रहे हैं इस 3 के साथ। देन विल बी 4th चैप्टर, इट मे बी IBC, इट मे बी कॉम्पिटिशन एक्ट, डिपेंड्स अपॉन विच इज गोइंग टू बी आवर नेक्स्ट केस स्टडी। मैं इतना टारगेट करूंगा कि एक और चैप्टर हम इस संडे तक खत्म करेंगे, मतलब वी हैव डन 4, बी एडिंग 1 मोर फॉर दिस पार्ट, मतलब बाय दिस वीकेंड हम लोग के 5 चैप्टर्स का हमारा समरी और उसके केस रेफरेंस हम लोग टारगेट करेंगे, ठीक है। सर सार्फेसी का खाली वो भेज पाओगे आप? एक्सेल बाकी है शायद सर। ओके, अफ्रीका से एक्सेल ना, आज रात को 10:30 11 को मैं आपको भेजूंगा, ठीक है, रात को, ठीक है। ओके Thank you, ओके, थैंक यू सर सर। अपना नॉर्मल लॉ में कुछ अमेंडमेंट्स के लिए करने वाला है? अपना होगा, मैं और नॉर्मल लॉ का है ना IBC में दे रहा हूँ पहले, जो अपन ने किया ना उसका IBC बना रहा हूँ, तो मेरा IBC का अमेंडमेंट का पार्ट पहले बनेगा। अपार्ट फ्रॉम IBC मेरे पास सिर्फ 5 पेज का टोटल अमेंडमेंट होगा, 5 से 6 पेज का। ओके, दैट वोंट बी बिग, खाली IBC इज गोइंग टू बी गेम चेंजर। हाँ, तो तुम मतलब लोगों ने पढ़ा है, और तुम लोगों को फिर समझना पड़ेगा कि कितना पढ़ना है उसके अंदर। हाँ हाँ, तो उसके लिए पहले IBC ले लेना, आई एम गोइंग टू गिव यू सेकंड थर्ड मार्क IBC पहले, उसके बाद आई बी गिविंग द अदर लॉ का पार्ट है। 4-5 पेज ही है, अब करो मत, 4-5 पेज का ही कंटेंट है। करना था। What I'm trying to do is मैं उस जगह पे नोट कर रहा हूँ जहाँ पे आपका चेंज है, ठीक है।